हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज, ऑटोमोबाइल सेक्टर और हमारी इंडियन इकोनॉमी को टच करता हुआ आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे, हाल ही में न्यूज में आप कई बार सुन रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें लगातार बार बार फायर के इंसिडेंट्स या आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ती हुई देखी चली जा रही हैं। दोस्तों, आज इस एग्जॉस्टिव टॉपिक के थ्रू हम कवर करेंगे कि क्या वो रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हो सकता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ईवीज हैं, जो लगातार पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को रिप्लेस कर रहे हैं ग्लोबली, जैसे कंपनीज लाइक टेस्ला हो या टाटा हो या महिंद्राज हो या और भी बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं। और इंडिया भी कोशिश में है कि 2030 तक जो हमारी डोमेस्टिक कार पैसेंजर सेगमेंट है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाए। और सिर्फ कार ही क्यों ना ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ चला जाए, ताकि क्लीन सोल्यूशन रहे, क्लाइमेट फ्रेंडली सोल्यूशन रहे। आज के लेक्चर में डिटेल में हम समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में खासतौर से उनकी बैटरीज को लेके कंस्ट्रक्शन किया जाता है, क्या उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं और किन सर्कमस्टांसेस में, किन परिस्थितियों में हो सकता है जो सेफ्टी फीचर्स हैं वर्क ना करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आग पकड़ लें या फायर इंसिडेंट्स हो जाएं। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे। पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली एक एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसका एजेंडा रहेगा, मैंडेट रहेगा कि हाल ही में जो कई सारे बैटरी एक्सप्लोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हुए हैं उन इंसिडेंट्स को वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेंगे और अपनी रिकमेंडेशंस देंगे ताकि उनको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या रेगुलेशंस में कन्वर्ट किया जा सके। कई सारे मैन्युफैक्चरर्स जैसे ओकिनावा या प्योर ईवी, इन्होंने कई सारे जो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनके बैचेस को रिकॉल कर लिया है, वापस बुला लिया है उनके सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से, क्योंकि कई ऐसे फायर इंसिडेंट्स देखे गए हैं दोनों ही कंपनीज के प्रोडक्ट्स में। इनफैक्ट अगर आप ओला स्कूटर्स की भी बात देखें तो उस केसेस में भी कई फायर के इंसिडेंट्स निकलकर सामने आए हैं। जैसे पिछले ही वेडनेसडे को 80 साल के एक सीनियर सिटीजन की डेथ हो गई तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जब उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो बैटरी है एक्सप्लोड हो गई। और ये तब हुआ तब वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज पे लगा के छोड़ चुके थे। इसके बाद इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, जो कि नोडल अथॉरिटी है, उनकी इंटेंशन है कि क्यों ना हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जॉस्टिव सेफ्टी गाइडलाइंस इशू करें स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और उसमें ऐसे नॉर्म्स को डिफाइन किया जाए कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे या बैटरी सप्लायर्स होंगे, किस तरह के उनको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करवाना पड़ेगा ताकि वो फुली रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंट हो सके। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जब पूरी दुनिया ये ट्रांजिशन को ट्रैवल करना शुरू कर चुकी है, ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल डीजल पेट्रोल व्हीकल्स को अब नकार के अब क्लीनर सॉल्यूशन जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल एटसेट्रा की बात हो रही है, तो किस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट या क्लाइमेट चेंज से लड़ने का जो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन वर्ल्ड ओवर ग्लोबल एफर्ट, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश है, क्या मेजर कंसर्न है सेफ्टी को लेके। जैसे एक तरफ तो पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, टेस्ला से लेके, यूएस से लेके, यूरोप से लेके, मर्सिडीज से लेके, ऑडी से लेके, टाटा से लेके, महिंद्रा से लेके, सभी कंपनीज की क्यों ना जो हमारे कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन हुआ करते थे, आईसी इंजन हुआ करते थे, उनको अब हम बंद कर दें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें, और ये ईवीज या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब फ्यूचर माना जा रहा है पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का। एक तरफ मेजर पुश है क्लाइमेट चेंज से लड़ने की तरफ, दूसरी तरफ वहीं जो इनमें बैटरीज यूज होती हैं, कौन सी बैटरीज यूज होती होंगी, इनमें लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं, उनकी भी जो कॉस्ट है पिछले एक डिकेड में आप देखेंगे तो बहुत तेजी से कम होती हुई देखी गई है। तो ये दोनों फैक्टर्स कि एक तरफ क्लीनर सॉल्यूशन चाहिए, दूसरी तरफ उस क्लीनर सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरीज, उस टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से उनकी कॉस्ट बहुत कम हो चुकी है। तो ये एक कन्वर्जेंस देखा जा रहा है, ह्यूमन एफर्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी गोइंग डाउन, और एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के समक्ष कि किस तरीके से ड्रामेटिक ट्रांजिशन है
ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से क्लीनर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में उसको ट्रैवल किया जाए, उसको ट्रैवर्स किया जाए। लेकिन एक बड़ा चैलेंज इनकी सेफ्टी को लेके पिछले कुछ महीनों में जो फायर इंसिडेंट्स देखे गए उनके बाद उभर कर सामने आता हुआ भी दिखाई देता है। ग्लोबली कई सारी कंपनीज, कई सारी कंट्रीज, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए हैं ताकि जो ट्रांजिशन है खासतौर से प्राइवेट इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके, नई टेक्नोलॉजी को लाया जा सके, कॉस्ट को कम किया जा सके, सेफ्टी को बेटर किया जा सके, और ये जो अडॉप्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ईवीज का, इसको तेजी से कॉमन मासेस में पुश किया जा सके। एक तरफ रेस है जहां कंट्रीज कोशिश में है कि क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए, क्लीनर सॉल्यूशंस को लाने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए, या एनसीआर एटसेट्रा में बहुत सारे जैसे सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेड सिटीज हैं ग्लोबली वर्ल्ड ओवर वो इंडिया में ही प्रेजेंट है अनफॉर्चुनेटली। और उनको तभी क्लीन कर पाएंगे तब क्लीनर सॉल्यूशंस की तरफ इंडिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक मेजर रोल प्ले करेंगे। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट्स भी चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अपटेक बढ़े, वहीं पे जो प्राइवेट इंडस्ट्री है कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से लगातार, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे वो बैटरी सप्लायर्स हो, चाहे मटेरियल सप्लायर्स हो, व्हीकल कंपनीज हो, एक दूसरे से कंपटीशन की वजह से हो सकता है तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रोल आउट करने के लिए, उनकी कॉस्ट को कम करने के लिए हो सकता है कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी इग्नोर करते दिखाई देते हों। लिथियम आयन बैटरीज अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस हैं और इसलिए जो लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन चाहिए, ऐसा लगता है कि कई साल लग सकते हैं उसको परफेक्ट करने में, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। अब तेजी से ईवीज का अपटेक बढ़ रहा है। सभी कंट्रीज, सभी कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स हो, गवर्नमेंट प्लेयर्स हो, एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर अब इस टेक्नोलॉजी को पुश करने के डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर चुके हैं। तो एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जल्दबाजी के चक्कर में कि जल्दी से जल्दी इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल पर डिप्लॉय किया जा सके, जो सेफ्टी सेफ गार्ड्स हैं उनको कहीं नजरअंदाज हम करना शुरू कर दें। हो सकता है यही कारण हो कि जो सेफ्टी इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसका एक बड़ा रीजन यह भी हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है उसके प्रोपोर्शन में सेफ्टी इंसिडेंट्स में भी एक बढ़त हमको दिखाई देने लगे। अब थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो लिथियम आयन बैटरी का पूरा कंस्ट्रक्ट है उसको डिटेल में समझा जाए। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फ्यूल सेल है, एनर्जी जो देता है, रिएक्टर है या इंजन है, वो है लिथियम आयन बैटरी। और लिथियम आयन बैटरी में 3 एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एनोड, और एनोड टिपिकली बना होता है ग्रेफाइट का। दूसरा होता है कैथोड, और कैथोड बना होता है निकल, कोबाल्ट और मैग्नीज बेस्ड ऑक्साइड्स का। और तीसरा एक्टिव कंपोनेंट होता है जो इन दोनों को जोड़ता है या जिसमें दोनों डिप होते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट टिपिकली एक लिथियम के सॉल्ट का इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स करके जनरली उसका मैन्युफैक्चर होता है। जो भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को कैरी आउट करती हैं, जिसमें वो एनोड और कैथोड की शीट्स को पहले लेयर्ड आउट करती हैं, कट करती हैं। उसके बाद एनोड और कैथोड को असेंबल करती हैं, उसको एक सैंडविच स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और एनोड और कैथोड आपस में मिल ना जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसको बचाने के लिए बीच में एक पतला सा छोटा सा सेपरेटर इंसर्ट किया जाता है। जो सेपरेटर्स होते हैं, क्या थिकनेस होती होगी? सेपरेटर्स की थिकनेस सिर्फ 15 माइक्रोन्स के आसपास होती है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में समझें तो 15 माइक्रोन्स का मतलब है जो ह्यूमन हेयर, हमारे बाल हैं, इसका 1/5, 1/5 ही सिर्फ उसकी थिकनेस होती है। और ये जो सेपरेटर है एनोड और कैथोड के बीच में, ये परफॉर्म करता है इस क्रिटिकल फंक्शन को कि एनोड और कैथोड ऐसा ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, एनर्जी रिलीज होगी अनकंट्रोल्ड फैशन में, एक्सप्लोजन होगा। कई बार होता है कि एक्सीडेंटल शॉर्टिंग हो जाती है एनोड और कैथोड की। वो मेजर कॉज समझा जाता है लिथियम आयन बैटरीज या सेल्स में फायर का। और इस वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि जो डिफरेंट लेयर्स को असेंबल किया जाता है, बहुत हाई प्रिसीजन से उनको असेंबल किया जाता है, टॉलरेंसेस बहुत टाइट होती हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकता है डिफेक्टिव हो जाए, सेपरेशन हो सकता है मेंटेन ना कर पाए, शॉर्टिंग अगर होती है तो उसकी वजह से मेजर फायर इंसिडेंट एक्सप्लोजन भी हो सकता है। इसको आप इस ग्राफिक्स के तौर पे भी समझ सकते हैं। ग्रीन कलर में आप देखिए, कैथोड को पॉजिटिव के तौर पे इंडिकेट किया जाता है, एनोड को नेगेटिव के तौर पे इंडिकेट किया जाता है। दोनों लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में डिप होते हैं। जब भी आप ऑन करेंगे किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो
आयंस हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगे। ये पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे। ये सर्किट कंप्लीट करेंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी जिससे जनरेट होगी उससे आपकी ईवी की जो मोटर है वो पावर्ड होगी। वो पावर्ड होगी, आपके व्हील्स टर्न करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ये सेपरेशन कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट हुआ, अगर ये सेपरेशन कहीं पे भी ब्रीच हुआ, वॉयलेट हुआ, इमीडिएटली एनोड और कैथोड कांटेक्ट में आ जाएंगे, इमीडिएटली दोनों की शॉर्टिंग होगी तो एक मेजर एक्सप्लोजन हो सकता है। कई सारे सेफ्टी फीचर्स जैसे कि थर्मल स्विचेस, इनको भी लगाया जाता है कि अगर मान लीजिए बैटरी ओवरहीट होने लग जाए, उसका टेंपरेचर बढ़ने लग जाए तो ऑटोमेटिकली चीजों को टर्न ऑफ कर दें। और ये जो सैंडविच पैकेज अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, इनको फाइनली बैटरी सेल में पैकेज किया जाता है और बैटरी सेल को फाइनली मॉड्यूल्स में असेंबल किया जाता है और मॉड्यूल्स को अल्टीमेटली डिफरेंट पैक्स में असेंबल किया जाता है। जो लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग है, कई सारे स्टेजेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के और बड़ी टाइट कंट्रोल उसमें एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो टेंपरेचर ऑपरेशन का वो ब्रीच हो जाए। इसके अलावा आपको बैटरी की लाइफ को भी देखना होता है। कई बार आप मल्टीपल सेंसर्स भी इंस्टॉल करते हैं ताकि बैटरी की लाइफ को, सेफ्टी फीचर्स को आप रियल टाइम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू मॉनिटर कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। और जब आप लिथियम आयन बैटरीज को मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल्स को पैक्स में, पैक्स को फिर फाइनली आप अलग अलग तरह के व्हीकल्स में इंस्टॉल करते हैं और यह भी इंश्योर करते हैं कि जो भी पैक्स का टेंपरेचर प्रोफाइल है वो यूनिफॉर्म हो, रफली सेम हो। जनरली थर्मल वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टेंपरेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा हुआ तो एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे आप सेंसर्स भी लगाते हैं ताकि रोबस्ट डिटेक्शन हो। अगर टेंपरेचर वेरिएशन हो रहा है आपको इमीडिएटली पता लगना चाहिए, तो आप रोबस्ट डिटेक्शन लगाएंगे। उसके साथ एक अच्छा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी आप डिजाइन करेंगे ताकि जो डेटा आपको सेंसर से मिल रहा है उसको फटाफट आप इंटरप्रीट कर सकें और इमीडिएटली आप रिस्पॉन्ड कर सकें। उससे आपको पता चल जाए कि बैटरीज की स्टेट क्या है। इसके अलावा बैटरी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए भी सेंसर से जो डेटा आपको मिलता है इक्वली इंपॉर्टेंट समझा जाता है। दोस्तों, अल्टीमेटली सेंसर्स लग गए, बैटरी पैक्स बन गए, फिर अलग अलग टाइप के जो व्हीकल्स हो सकते हैं। हो सकता है ट्रैक्टर में अलग टाइप का, स्कूटर में अलग टाइप का, कार में अलग टाइप का, टेस्ला में अलग टाइप का, टाटा में अलग टाइप का, अलग अलग जो फॉर्म फैक्टर्स होते हैं उसमें इनको इंस्टॉल किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन ऑफ द व्हीकल। जो बैटरी की लोकेशन है, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, ऐसी जगह बैटरी को आप इंस्टॉल करेंगे व्हीकल में बाहर से कोई पेनिट्रेशन ना हो, ब्रीच ना हो, ताकि पैसेंजर सेफ्टी को आप इंश्योर कर सके। लेकिन इसके साथ साथ जो व्हीकल का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इस वजह से व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के बीच में एक क्लोज सिनर्जी, एक क्लोज इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि इन पार्ट्स का जो सम है ये ऐसा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम आपको दे सके जो एफिशिएंट हो और एफिशिएंसी के साथ साथ रिलायबल हो, रिलायबिलिटी के साथ साथ वो इक्वली सेफ भी हो। कई सारे ट्रेड ऑफ्स भी आपको करने पड़ते हैं इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को डिजाइन करने के लिए। जैसे अगर आपने ज्यादा सेफ्टी फीचर्स इंस्टॉल कर दिए तो हो सकता है आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। हो सकता है आपकी ड्राइविंग रेंज है कि एक चार्ज में मान लीजिए 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर जो बैटरी आपको दे सकती है वो रेंज हो सकता है कम हो जाएगी। और अभी क्योंकि कंपटीशन बहुत कट थ्रोट इंटेंस हो चुका है, कई बार मार्केट शेयर की होड़ में कंपनीज हो सकता है कुछ हद तक जो सेफ्टी फीचर्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करने लग जाएं ताकि ज्यादा रेंज मिल सके, ज्यादा एफिशिएंसी आपको मिल सके, आपकी कॉस्ट आप कम रख सके। तो कहीं ना कहीं जुडिशियस मिक्स होना चाहिए कि सेफ हो, रिलायबल हो, एफिशिएंट भी हो। अब डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली होती क्यों है बैटरी के फायर इंसिडेंट्स या बैटरीज में आग क्यों लगना देखा जा रहा है। लिथियम आयन बैटरीज कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और पिछले 3 डिकेड्स में कई सारी कंपनीज ने ये जो आर्ट है हाई क्वालिटी सेल्स को मैन्युफैक्चर करने की, फिर उनको इंटीग्रेट करने की, उस आर्ट को परफेक्ट करने में, साथ ही साथ मिनिमल सेफ्टी कंसर्न्स के साथ आप उनको व्हीकल में इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके प्रॉपर्ली, रिलायबली, सेफली वो ऑपरेट भी हो सके। अब सोच के देखिए, जो पेट्रोल की डेंसिटी है वो अगर आप लिथियम आयन बैटरी से कंपेयर करेंगे तो 500 गुना ज्यादा है। मतलब पेट्रोल में, उतने ही वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल में
500 गुना ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले। इसका मतलब अगर हमने पेट्रोल या इंटरनल कंबशन इंजन या हमारे जो ट्रेडिशनल इंजन सिस्टम्स हैं उनको मैनेज करना सीख लिया है, तो लिथियम आयन बैटरी तो 500 गुना उससे कम इंटेंस है, तो उसको तो मैनेज करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी हमने इस ट्रांजिशन में जस्ट एंटर ही किया है, हो सकता है आने वाले टाइम में रेंज बहुत हमको बढ़ती हुई देखी जाए, रिलायबिलिटी बेटर इंप्रूव हो जाए और सेफ्टी हो सकता है इंपैकेबल हो जाए, कोई दिक्कत आपको ना हो। लेकिन शुरुआत में किसी भी नई टेक्नोलॉजी में जब तक टेक्नोलॉजी पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाती, कमर्शियल स्केल पे उसका अडॉप्शन नहीं हो जाता, उससे फीडबैक आपको नहीं मिलता, उसके रेगुलेशंस एटसेट्रा प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो जाते, इस तरह के इश्यूज नई टेक्नोलॉजीज में आते ही आते हैं। और जो बैटरीज हैं स्मॉल पैकेजेस में इस एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन अगर ये एनर्जी अनकंट्रोल्ड तरीके से अगर रिलीज हो गई तो कई थर्मल इवेंट्स हो सकते हैं। बैटरी फायर्स बाकी फायर्स की तरह तीन चीज चाहती है, जिसको कहा जाता है फायर ट्रायंगल। भाई अगर मान लीजिए आप आग लगाना चाहते हैं या फायर इग्नाइट करना चाहते हैं तो क्या चाहिए? आपको हीट का एक सोर्स चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए और आपको फ्यूल चाहिए जो बर्न कर सके। किसी एडवर्स इवेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जैसे मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया बैटरी में, तो जो इंटरनल टेम्परेचर है, अंदर का जो टेम्परेचर है, वो एकदम से राइज करना शुरू करेगा, क्योंकि एनोड और कैथोड अब हो सकता है टच में आ गए हों और दोनों लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इस शॉर्ट के थ्रू रिलीज करना शुरू कर दें। तो टेम्परेचर अगर राइज हो गया तो जो तीन चीजें आपको चाहिए थी फायर ट्रायंगल में, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, इसमें से पहली चीज आपको मिल गई। क्या हुआ? वो हीट आपको मिल गई। इसका मतलब हो सकता है कि जब टेम्परेचर राइज होना शुरू हो शॉर्टिंग की वजह से एनोड और कैथोड के, तो कई सारे डिफरेंट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएं बैटरी मटेरियल्स में, खासतौर से कैथोड में, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड तरीके से बहुत सारी एनर्जी और हीट रिलीज हो और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज हो। तो यह आपको दे देता है दूसरा कंपोनेंट फायर ट्रायंगल का। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि बैटरी की जो सील है वो रप्चर हो जाए, फर्दर एक्सप्लोजन हो, जिसकी वजह से जो कंपोनेंट्स हैं वो बाहर की जो ऑक्सीजन है, एयर है, उसके कांटेक्ट में भी आ जाएं। तो ऑक्सीजन आपको टेम्परेचर राइज और कैथोड के साथ साथ अगर रप्चर होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो बाहर की जो एयर है उससे भी मिल जाएगी। और जो तीसरा कंपोनेंट है फायर ट्रायंगल का, जिसको कहा जाता है फ्यूल, कि आप ईंधन कहां से देंगे, और वो ट्रायंगल का तीसरा कंपोनेंट होगा लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जिसमें एनोड और कैथोड को आप डिप करके रखते हैं, वही अब फ्यूल की तरह एक्ट करने लगेगा, वही ईंधन की तरह एक्ट करने लगेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फ्लेमेबल होता है, मतलब आसानी से आग लग सकती है, इस वजह से फ्यूल की तरह एक्ट करने लगेगा। अब जब ये तीनों चीजें, हीट, शॉर्टिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, हीट की तरह काम किया। दूसरी चीज ऑक्सीजन, अगर एक्सप्लोजन हुआ तो बाहर की एयर प्लस कैथोड के साथ जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ऑक्सीजन की तरह काम करेगी, सेकंड कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट हो गया आपके फायर ट्रायंगल का इलेक्ट्रोलाइट, जो फ्यूल या फ्लेमेबल मटेरियल की तरह यूज करेगा। तीनों जब कॉम्बिनेशन में आएंगे तो हीट, स्मोक, फायर एक साथ एक्सप्लोजन के तरीके से इंस्टेंटेनियसली रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। कई बार इन इवेंट्स का अगर आप ट्रिगर देखेंगे तो हो सकता है इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, या मान लीजिए कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, उसने सेपरेटर को पेनिट्रेट कर दिया जो कि एनोड और कैथोड को अलग अलग रखता है, तो अब शॉर्टिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक्सटर्नल इवेंट्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे पूरा सेल ही पंक्चर हो गया, या आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं एनोड और कैथोड वो आपस में शॉर्टिंग करना शुरू कर चुके हैं, या मान लीजिए बैटरी की ओवरचार्जिंग हो गई। ओवरचार्जिंग की वजह से एकदम हीट अप होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से कैथोड हो सकता है और ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाए, या हो सकता है आपका जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो फॉल्टी हो, टेम्परेचर राइज हो रहा है, शॉर्टिंग हो रही है, आपको वो बता ही नहीं रहे हैं, इंडिकेट ही नहीं कर रहे हैं, सेंसर्स वर्क नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपके ऑटो ऑफ स्विचेस हैं, हो सकता है वो काम करना बंद कर दें, या हो सकता है जो थर्मल डिजाइन है वो इतना रोबस्ट नहीं हो, इफेक्टिव नहीं हो। इस वजह से मॉड्यूल लेवल पे, पैक लेवल पे अगर बैटरी की इंटरनल हीट बढ़ती है, रिलीज होती है, उसको शायद वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको शायद वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और इस वजह से ऐसे किसी भी इवेंट में जब तीनों चीजों से मिल जाएंगी, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल, तो एक सिग्निफिकेंट सेफ्टी फायर इंसिडेंट हो सकता है। ग्राफिक्स के थ्रू दोस्तों बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं एक्सप्लोजन रिस्क हो सकते हैं अगर मान लीजिए बैटरी क्रश हो जाए, मान लीजिए पेनिट्रेशन हो जाए, या इंटरनल शॉर्टिंग हो जाए, या ओवर डिस्चार्ज, ओवर चार्ज हो जाए, दोनों केसेस में, या ओवर हीटिंग हो जाए, या मैकेनिकल अब्यूज हो जाए, इलेक्ट्रिक अब्यूज हो जाए, थर्मल अब्यूज हो जाए।
मैकेनिकल अब्यूज हुआ तो डिफॉर्मेशन और सेपरेशन की टीयरिंग हो जाएगी, शॉर्टिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रिक अब्यूज हुआ, मान लीजिए आपने ज्यादा चार्ज कर दिया, ज्यादा डिस्चार्ज कर दिया, तो डेंड्राइट ग्रोथ हो जाएगी, सेपरेटर पियर्स हो जाएगा। अगर ओवरहीट हो गया, मान लीजिए आपका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा, बैड थर्मल डिजाइन है, तो टेंपरेचर हाई हो जाएंगे, सेपरेटर कोलैप्स हो जाएगा। इंटरनल शॉर्ट सर्किट होगा, इंटरनल शॉर्ट सर्किट से हाई टेंपरेचर होगा, थर्मल रन अवे होगा, एक्सप्लोजन होगा, इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल की तरह काम करेगा, वेपर की तरह काम करेगा, और जो ऑक्सीजन रिलीज होगी प्लस एटमॉस्फेरिक एयर वो ऑक्सीजन की तरह काम करेंगे। टेंपरेचर आपका ऑलरेडी हाई है, ये जो फायर ट्रायंगल है कंप्लीट होगा एंड बूम यू गो। तो ये है एक्चुअली रीजन या पूरा टेक्निकल प्रोसीजर ऑफ फायर इंसिडेंट्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब क्वेश्चन ये है कि जो बैटरी की फायर्स हैं, क्या इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता? पिछले 3 डिकेड्स में जब से लिथियम आयन बैटरीज की टेक्नोलॉजी का एडवेंट हुआ है, तब से आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को काफी हद तक परफेक्ट कर लिया गया है और एक्सट्रीमली सेफ समझा जाता है लिथियम आयन बैटरीज को। इंडस्ट्री भी धीरे धीरे कंट्रोल्स को और बढ़ा रही है, सेफ्टी इंसिडेंट्स को करने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ कॉस्ट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। सेफ्टी अब एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बन गया है, चाहे वो बैटरी लाइफ हो या व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ओवरऑल डिजाइन का पार्ट हो। कई सारी चॉइसेस भी आपको मिलती हैं, अलग अलग टाइप की बैटरी मटेरियल, अलग अलग टाइप के सेल पैक्स, अलग अलग टाइप के व्हीकल लेवल्स। इस वजह से सबसे अच्छा तरीका कि आग का या फायर का ऐसा कोई इंसिडेंट ही ना हो। ये जो फायर ट्रायंगल की 3 चीजें, इनको आपको तोड़ना होगा। आपको कोई ना कोई कुछ ऐसा करना होगा कि तीनों में से 1 या 2 चीज मिल ही ना पाए। जैसे बैटरी का जो कैथोड है वो एकदम से हीट रिलीज कर सकता है शॉर्टिंग की वजह से, ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है शॉर्टिंग की वजह से। इस वजह से कोशिश की जा रही है कि क्यों ना जो कन्वेंशनल कैथोड्स हैं उनको अब रिप्लेस किया जाए आयरन फॉस्फेट के कैथोड से, जिसकी वजह से ये हीट रिलीज ज्यादा ना करें, ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा ना करें। सिमिलरली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको टाइटली आप कंट्रोल करें। इस तरीके से हो सकता है अगर कैथोड को हम दूसरे टाइप के आयरन फॉस्फेट एक्सेट्रा से अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो हीट रिलीज हमारी हो सकता है कम हो जाए। कई सारी कंपनीज हैं सेपरेटर के साथ साथ एक सिरेमिक लेयर भी इंसर्ट करती हैं, ताकि सेपरेटर जो एनोड और कैथोड को अलग अलग रखता है उसको और रोबस्ट सेपरेशन वो दे सके, ताकि मैकेनिकल सेपरेशन जल्दी से ब्रीच ना हो, एनोड और कैथोड आपस में मिक्स ना हो, शॉर्टिंग ना हो पाए। इसके अलावा किसी भी बैटरी के लिए उसको मैनेज करने के लिए एक रोबस्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, डिजाइन का पार्ट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक रोबस्ट थर्मल मैनेजमेंट का होना भी बहुत क्रिटिकल है, खासतौर से इंडिया में जहां पे टेंपरेचर्स जैसा भी आप देख रहे होंगे 45, 46, 47, 48 डिग्रीज तक भी अभी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। फाइनली जो बैटरी पैक्स हैं एक्सटर्नल पेनिट्रेशन को बचाया जा सके इस तरीके से प्लेस करना चाहिए, बाहर की भी जो पेरिफेरी है उसको भी सिक्योर होना चाहिए। कोई भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी, जाहिर सी बात है कुछ उसमें डिफेक्ट्स भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्री तेजी से उस फीडबैक को लेती है, रिस्पॉन्ड करती है। साथ ही साथ जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट हैं, वो भी नए नए सेफ्टी नॉर्म्स को, रेगुलेशंस को रोल आउट करती चली जाती हैं, ताकि पूरी इंडस्ट्री वाइड उनको अडॉप्ट किया जा सके और किसी भी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा सेफ किया जा सके। तो कई तरह के नए लॉन्ग टर्म चेंजेस ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे गवर्नमेंट हो, रेगुलेटर्स हो, इंप्लीमेंट करवाना शुरू कर चुके हैं। जैसे कई सारी कंपनीज इंटरनल स्विचेस डेवलप कर रही हैं कि अगर कोई भी पार्ट खराब होता है, ब्रीच अगर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम डिटेक्ट करता है, पूरे सिस्टम को शट डाउन कर दें। इस तरीके से रिसर्च इस बात पे भी की जा रही है कि जो ये फ्लेमेबल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, क्या इसको हम सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट से रिप्लेस कर सकते हैं या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट से रिप्लेस कर दें जो एक्चुअली लिक्विड हो लेकिन फ्लेमेबल ना हो, जिसमें आग ना लग सके, ताकि फ्यूल अवेलेबल नहीं होगा तो फायर कभी लग ही नहीं सकती। बहुत सारे और भी चेंजेस हो सकता है आगे आने वाले सालों में देखने को मिले, ताकि इस टेक्नोलॉजी की रेंज बढ़ाई जा सके, वेट कम किया जा सके, कॉस्ट कम किया जा सके और सेफ्टी को और ज्यादा हाई स्टैंडर्ड पे ले जाया जा सके। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।